गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल फंडामेंट राइट में हमने आपको आर्टिकल 22 तक बताया था। अब देखो बच्चों कुछ कठिनाई आ गई, इसलिए एक आध दो दिन की बात है, ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद फिर से हम शिफ्ट हो जाएंगे ऑफलाइन में। तो कल हमने आपको बताया था फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 22, और आप देखोगे आर्टिकल 22 का ही पार्ट है। क्योंकि कल मैंने आपको फंडामेंटल राइट में जो बताया था आर्टिकल 22, उसका ही पार्ट है कि एक तरीके से दैट इज पार्ट टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये व्यक्ति की जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का ही मामला है, क्योंकि मनमानी हिरासत में किसी को नहीं लिया जाएगा। दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में लेने के खिलाफ प्रतिबंध है, और मनमानी हिरासत में न लेने का मतलब है कि दैट इज राइट टू लाइफ। इसलिए आपको एडवोकेट दिया जाएगा। इसलिए आप देखो आर्टिकल 22 में क्या लिखा गया है कि हर व्यक्ति को अपने एडवोकेट करने का अधिकार होगा, आधार जानने का अधिकार होगा, और 24 आवर्स के अंतर्गत ही पुलिस उसको रख सकती है। लेकिन बच्चों खास बात आप देखोगे, अब मान लो किसी के पास वकील हो ही ना, किसी के पास वकील करने का पैसा ना हो, इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया तो दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई आदमी गरीब है वो वकील ना कर पाए, और कोई आदमी गरीब है जमानत ना ले पाए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए भी हमारे यहाँ रास्ता निकाला गया है। क्योंकि अगर मान लो किसी के ऊपर यह आरोप है, क्योंकि कोई व्यक्ति हिरासत में क्यों लिया जाएगा, कोई व्यक्ति अरेस्ट क्यों किया जाएगा, उसे बंदी क्यों बनाया जाएगा, अरेस्ट और कस्टडी बनाने के आधार क्या है? क्योंकि उस पर एलिगेशन है कि उसने मर्डर किया, उस पर एलिगेशन है कि उसने किसी को धमकी दी, उस पर एलिगेशन है कि उसने किसी से एक्सटॉर्शन लिया। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि यानी पैसा वसूली के लिए धमकी दी। इस बेस पर किसी को हिरासत में लिया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा। अब सवाल है कि अगर झूठी में ही पुलिस ने बंदी बना लिया हो और वो न्यायालय में अपनी पैरवी न कर पाए, इसलिए आप याद रखो हमारे यहाँ इसीलिए एक प्रावधान किया गया है नालसा के द्वारा। तो ऐसे लोगों की सहायता देने का मूल काम क्या है? हमारी संसद ने एक अधिनियम बना रखा है नालसा, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट। ये अधिनियम बना 1987 में, यानी नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट। तो बच्चों नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट आया, नालसा आया, और इसमें ही बात कही गई है, यानी वैधानिक सेवा देने का राष्ट्रीय अधिकारिता, वैधानिक सेवा देने के राष्ट्रीय अधिकारिता अधिनियम, ये बात नालसा में की गई। और इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट जस्टिस दिया जाएगा। तो किसी व्यक्ति को वकील दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि फेयर ट्रायल होना चाहिए। आर्टिकल 22 में बात नहीं था कि ट्रायल फेयर होना चाहिए, इसलिए आप देखोगे हमारे कसाब को ही वकील दिया गया था। उसके ऊपर जो चार्ज थे उसको अपने डिफेंस करने के लिए हमने कसाब को वकील दिया था, गवर्नमेंट ने दिया था। और नालसा का प्रावधान है कि जिसकी भी इनकम, द पर्सन हु हैज हैविंग द लेस इनकम देन 5 लाख एनुअल, तो जिसकी भी इनकम 5 लाख के रुपए के नीचे होगी, अगर किसी की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे की है तो, और या तो कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, विमेन से है, ओबीसी से है, तब उसे फ्री लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिक दंगे का शिकार है, कोई व्यक्ति किसी आपदा से पीड़ित है, तो दे आर एलिजिबल टू गेट द फैसिलिटी ऑफ फ्री लीगल एड, उन्हें फ्री लीगल एड दिया जाएगा। तो आप देखोगे इसलिए हमारे यहाँ जिससे फेयर ट्रायल हो पाए, ट्रायल सही हो पाए, और हाँ ये बात है ही है कि स्पीडी भी ट्रायल हो पाए। हमारे यहाँ ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, इसलिए आपने आर्टिकल 21 में देखा होगा
कि हुसैन आरा के मामले में क्या हुआ था, ट्रायल ही करते करते 10 साल हो गए। और हमारे यहाँ ज़्यादातर मामलों में इसलिए निर्णय नहीं आ पाते, इट टेक्स अ लॉन्ग ट्रायल। तो पता चला कि प्रक्रिया ही बन जाती है दंड, तो प्रक्रिया दंड बन जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि किसी को ट्रायल दिया जाए। लेकिन अब हमारा मुद्दा दूसरे बात पर विचार करने का है। इसे नालसा बना हुआ है राष्ट्रीय वैधानिक सेवा अधिकारिता अधिनियम। उसमें अब आप कहोगे कि ये सहायता आपको किसको कहाँ मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट में। इसका 5 लाख रुपए से कम इनकम हो सालाना, इसका मतलब होता है कि महीने लगभग 60,000 रुपए से कम हो। लेकिन हाई कोर्ट में अलग अलग राज्यों ने इनकम की सीलिंग अलग अलग बना रखी है। आप कहोगे सर हमें पटना हाई कोर्ट जाना है, किसी और हाई कोर्ट में जाना है, तो वहाँ हाई कोर्ट के लिए आपको राज्यों ने अलग इनकम का बेस बना रखा है, क्योंकि नालसा का जो चेयरपर्सन होता है वो चीफ जस्टिस है। हाई कोर्ट में नालसा को हेड करता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसलिए प्रावधान अलग अलग किए गए हैं। अब जरा देखो, अब सवाल है कि हमें, एक बात तो हो गई कि व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा विधि के उल्लंघन के आधार पे, व्यक्ति हिरासत में लिया जाए किसी आधार पे। लेकिन बच्चों हमारे यहाँ एक और समस्या है। कल मैंने यही बात पे क्लास खत्म किया था। मान लो कि हमें हिरासत में लेना है किसी आतंकवादी को, हिरासत में लेना है किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता को। आपने देखा होगा मणिपुर में या कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया। जब आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाया गया तो सवाल ये था, अब कश्मीर में अगर किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को हिरासत में लेना हो तो हम तो हिरासत में ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लो कि महबूबा है, उमर अब्दुल्ला है, आपने देखा होगा आर्टिकल 370 लगा और हमने सबको हाउस अरेस्ट कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा एक कानून ये कहता है कि भाई किसी को हिरासत में बंदी तब बनाओगे जब किसी ने विधि का उल्लंघन किया हो, लेकिन यहां तो विधि का उल्लंघन था ही नहीं। अब मान लो कि हमारे यहाँ कोई बड़े उग्रवादी समूह है, वो कोई अपराध नहीं करते लेकिन ऐसे काम करते हैं जिससे कि अपराध बढ़ जाता है, वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा प्रावधान किया गया है कि मान लो, अब सवाल आता है कि मान लो किसी ने भारत की सुरक्षा पर हमला किया हो, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, व्यक्ति की नहीं, भारत की सुरक्षा। अब कि मान लो किसी ने भारत की सुरक्षा पे ही हमला कर दिया हो, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पर हमला कर दिया हो, तो क्या होगा? या कोई भारत की अखंडता के ही खिलाफ जाना चाहता है, इंटीग्रिटी, कोई भारत की सुरक्षा खिलाफ बोलना चाहता है, कोई भारत की अखंडता के खिलाफ जाना चाहता है, तो अब उसने तो ना तो हत्या किया है ना मर्डर किया है। अब मान लो दिल्ली में कोई पाइपलाइन पानी की है वही उड़ा देना चाहता है, दूध की सप्लाई बंद कर दे रहा है। ऐसे लोगों को क्या किया जाए? क्योंकि ऐसे लोगों को अगर बंदी नहीं बनाया जाएगा तो लोक व्यवस्था बाधित हो जाएगी। इसलिए हमारे संविधान में कल्पना की गई कि हम एक ऐसा प्रावधान भी रखेंगे कि ऐसे लोगों को जो भारत की सुरक्षा प्रभावित कर रहे हैं, अखंडता को प्रभावित कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो कहीं न कहीं लोक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो जब भी किसी को हिरासत में ले जाएंगे जज यही पूछेगा भाई प्रमाण क्या है, जज यही पूछेगा कि आखिर में आपने क्यों हिरासत किया, किस कानून का उल्लंघन किया। 24 घंटे के बाद छोड़ना पड़ेगा हमें, इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया। इसलिए अब देखो क्लॉज 22 के 3 क्लॉज के बाद एक बड़ा अपवाद चलता है, क्योंकि पहली बार हम लिख रहे हैं किसी को हिरासत में लिया जाएगा 24 घंटे, वकील मिलेगा, कारण बताया जाएगा। लेकिन आर्टिकल क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 22 के बाद जो बातें चल रही हैं उसमें ना आपको कारण बताया जाएगा, ना आपको वकील मिलेगा और ना 24 घंटे की फैसिलिटी मिलेगी। इसका मतलब है अगर कोई इन आधारों पर खतरा पैदा कर रहा हो तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा, उसे बंदी बना लिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। न उसके लिए कोई वकील होगा, न उसकी कोई दलील होगी, न उसकी कोई अपील होगी। आप कहोगे सर ये बताओ यही तो रोलेट एक्ट था, यही रोलेट एक्ट था जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने इतना बड़ा सत्याग्रह किया था। फिर आप कहोगे सर ये बताओ यही काम हमारे फंडामेंटल राइट में रख दिया गया,
ये तो बहुत गंदी बात है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं यार हमारा फंडामेंटल राइट का चैप्टर तो अजीब सा है, एक हाथ से अधिकार देता है दूसरे हाथ से ले लेता है। अब बच्चों ये समझ लो, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है बिना किसी आधार पे, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है बिना 24 घंटे की सुविधा के, यानी किसी व्यक्ति को हम बंदी बना सकते हैं बिना एफआईआर के, और फिर उसको 24 घंटे की सुविधा भी नहीं मिलेगी, वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं होगा, तभी तो अपील की बात है। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा, इसका सीधा मतलब है, जबकि अनुच्छेद 22 का खंड 1 खंड 2 बताता है कि भारत में विधि का शासन रहेगा, पुलिस स्टेट नहीं रहेगा। भारत में रूल ऑफ लॉ चलेगा, भारत में पुलिस स्टेट नहीं चलेगा। लेकिन 22 का क्लॉज 1 क्लॉज 2 ये बता रहा है कि भारत में तो पुलिस स्टेट हो जाएगा। भारत तो पुलिस स्टेट, इसका मतलब है कभी पुलिस किसी को उठा के पकड़ ले, हिरासत में रख ले, उसको 24 घंटे तो छोड़ो, 24 दिन में भी नहीं छोड़ेंगे। यानी मान लो कि मेरे बच्चे क्लास करके क्लास से बाहर जा रहे हैं, अचानक पुलिस आ गई और पुलिस ने कहा ओ ये तो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है, बस इसको खोपचे में लो, और पकड़ा, लेके चल दिए। इससे क्या होगा, किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाएगा, न उसे 24 घंटे वाली सुविधा मिलेगी जो यहाँ मिलती है, न उसे वकील से बचाव मिलेगा, न मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। इसका सीधा मतलब है यहाँ कभी भी पुलिस इन आधारों पर किसी को हिरासत में ले सकती है। यहाँ पुलिस की असीमित शक्ति है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ पुलिस। ये तो पुलिस की असीमित शक्ति हो गई। अब आप कहोगे सर ये बताओ, ये तो समस्या है। केरला से एक पत्रकार था, यूपी में रिपोर्टिंग करने आया था, और बाबा ने घुमा दिया उसको, और बाबा ने कहा रे आदमी राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा है। पत्रकार ने कहा रे भाई मैं तो रिपोर्ट करने आया था, मैं राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा कैसे हूं? तो ये समस्या है, क्योंकि अगर पुलिस को इतनी शक्ति दे दी जाए तो पुलिस तो किसी भी ऐसे आदमी को उठा लेगी, और पुलिस किसके इशारे पर काम करेगी? नेताओं के इशारे पर काम करेगी। इसका मतलब है किसी विपक्षी दल के व्यक्ति उठाया जा सकता है, जो सरकार की आलोचना करे उसे उठाया जा सकता है। और जरा सोच के बच्चों देखो, अगर आर्टिकल 22 का ये पार्ट है तो फिर 19 कहाँ गया? अभी तुमने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, और फंडामेंटल राइट पढ़ते समय बड़े एक्साइटेड हो गए, आर्टिकल 19 है, 14 है, 16 है। अरे बच्चों सब एक साथ ही सब ध्वस्त हो गया, एक ही साथ सारे फंडामेंटल राइट हवा हो गए। इसलिए ये बड़ी दुविधा की बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात बड़ी अजीब सी लगती है कि भाई एक तरफ फंडामेंटल राइट दे रहे हो और दूसरे हाथ से ही दफा कर दे रहे हो, तो पता नहीं चल पाता कि यार किसको राइट मिला किसको राइट नहीं मिला। लेकिन चिंता करने की बात नहीं बच्चों, अब क्यों रखा गया ऐसा कठोर प्रावधान? क्यों रखा गया ये ऐसा कठोर प्रावधान? क्यों रखा? कोई न कोई कारण तो होगा। अब इसी बात को हम देखें, इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में जाओगे, क्लॉज 3 में बात लिखी रहेगी कि 24 घंटे वाली सुविधा 2 लोगों को नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखोगे, इसलिए आप आर्टिकल 3 ऑफ क्लॉज 22 में जाओगे, जो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि 2 लोग जो कि निवारक नजरबंदी में बनाए गए हों, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और या तो विदेशी शत्रु हों, एनिमी एलियन, या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए हों, या तो एनिमी एलियन हो। इनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, हमारे संविधान में एनिमी एलियन, आप कहोगे सर एनिमी एलियन कौन है? कौन सा देश हमारा? विदेशी शत्रु। तो आप कह सकते हो पाकिस्तान का नागरिक कोई आ जाए तो विदेशी शत्रु उसको कहा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है। यद्यपि हमने तो कसाब को भी सुविधा दे दी, क्योंकि संविधान में विदेशी शत्रु के लिए कुछ नहीं कहा गया है।
हाँ, ये बात जरूर कहा गया जिसको निवारक नजरबंदी में रखा जाएगा उसके लिए कुछ सुविधाओं की बात की गई है। और बच्चों, और निवारक नजरबंदी में सुविधाओं की बात की गई, इसका मतलब है हमारे संविधान में ये बात कर दी गई है, आर्टिकल 22 से क्लॉज 4 क्लॉज 7 से लेकर इस सारी बात निवारक नजरबंदी के लोगों के लिए ही की गई है। ये सारी बात की गई है, यानी अगर निवारक नजरबंदी का प्रावधान न होता क्लॉज 4 से 7 तक की कोई बात ही नहीं होती। अब मुद्दा ये बनता है कि अगर क्लॉज 22 से 4 से 7 तक न होता तो आप जानते हो अगर हमारे संविधान सबसे बड़ी विधि है, अगर संविधान कोई चीज मना कर दे राज्य नहीं कर सकता। संविधान तो राज्य के काम पर ब्रेक लगा देता है, लेकिन संविधान ही कह रहा है कि निवारक नजरबंदी के लिए विधि बनाई जा सकती है, राज्य जरूर बनाएगा। इसलिए अगर संविधान में निवारक नजरबंदी का पार्ट न होता तो कुछ कानून हमारे पास ना होते। जैसे आप देखोगे हमारे निवारक नजरबंदी की विधियां कौन सी बनाई गई, जैसे आप देखोगे पहला 1950 में था, उसके बाद जो बड़ा कुख्यात हुआ 1971 में मीसा, उसके बाद 1974 में पोफे पोसा, उसके बाद फिर 1980 में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद फिर 1985 में टाडा, उसके बाद फिर 2002 में कोटा, उसके बाद फिर 2004 में यूएपीए। बच्चों, ये निवारक नजरबंदी के लिए बनाई गई विधियां हैं। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, मीसा हमारे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, पोफेपोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इस प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा और स्मगलिंग को रोकने का अधिनियम पोफेपोसा आ गया। उसके बाद आप देखोगे एनएसए टाडा टेररिस्ट एंड आतंकवादी विध्वंसक निरोधक गतिविधि, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट टाडा आया, और पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो आप देखोगे हमारे यहाँ अब सवाल है कि बड़े सारे, इसका मतलब है अगर संविधान में निवारक नजरबंदी की बात की ही न गई होती, क्योंकि हमने क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 22 में क्या क्या दिया कि जो निवारक नजरबंदी में रखे जाएंगे उनके लिए अगले वाले प्रावधान नहीं होंगे। इसका मतलब संविधान ने इशारा दे दिया भाई राज्य बना लेगा। और दोस्तों याद रखना, जब राज्य की शक्तियां बढ़ेगी आजादी घटेगी, ये प्रिंसिपल हमेशा माना जाता है। भाई राज्य की शक्ति बढ़ जाएगी तो आजादी तो घटनी पड़ेगी। इसलिए संविधानवाद में हमेशा कहा जाता है राज्य की शक्तियां बढ़ा के रखो। और राज्य अपनी शक्तियां कैसे बढ़ा सकता है? लॉ से। अब राज्य वैसे से लॉ बना देगा, अपने आप में उसकी शक्तियां बढ़ेगी। अब राज्य ऐसा लॉ बनाता क्यों? बस वही बात है, संप्रभुता के नाम पर, अखंडता के नाम पे। अभी विवाद हमेशा रहेगा कि राज्य संप्रभुता अखंडता की रक्षा करता है, विपक्षी दलों को हतोत्साहित करता है। क्योंकि अगर इन कानूनों का इतिहास आप देखो तो बड़े विवादास्पद रहे हैं। इन कानूनों का इतिहास देखने पर लगता है कि यार राज्य सुरक्षा बनाता है, भारत की सुरक्षा बनाता है, या अपने पॉलिटिकल एजेंडे को कई बार फिट कर लेता है, ये कहना बड़ा कठिन है। क्योंकि मीसा बना, इसका बहुत मिसयूज हुआ, इसीलिए मीसा जैसी जनता पार्टी सरकार ही खत्म कर दिया गया। मीसा आज नहीं है। जबकि अब देखो कोई कानून बनता है तो कानून 10 साल 20 साल 50 साल चलता है। निवारक नजरबंदी के जो भी कानून बनाए गए उस पर विवाद बहुत ज्यादा रहा। इस एक बार बना फिर खत्म हो गया, कोई खामी रही होगी। इसका मतलब है सरकार बदली, कानून खत्म हुआ, इसका मतलब वो सरकार के लोग उससे प्रताड़ित थे। लेकिन सवाल है दोस्तों, सरकार बदली तो उसने और कानून बना लिया। अरे मेरे बच्चों याद रखो, अगर हम पिट ही रहे हैं, पिटने वाला कौन, इससे क्या फर्क पड़ता है? कमाल की बात है, अरे पिटने वाला कौन, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो पिट ही रहे हैं। यानी अब सवाल वही बात है कि इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है कि चाकू किसकी है, चाकू किस कलर की है। यानी जब तक
मुर्गी अंडा दे रही है तो मुर्गी कलर देखने की आवश्यकता थोड़ी है। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आ गई। कोफे पोसा अभी भी चल रहा है, एनएसए चल रहा है, टाडा खत्म किया गया, कोटा खत्म कर दिया गया। तो आप देखो कि टाडा टाडा था जिसमें संजय दत्त हिरासत में थे। टाडा ऐसा कानून था जिसमें संजय दत्त हिरासत में थे और बड़ा उसी समय उसके बाद जब हिरासत से बाहर आए तब उन्होंने मूवी बनाई थी खलनायक, कि जब से मैं बड़ा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। उनका हाँ नाम तो हो ही गया। तो दोस्तों ऐसे नाम करने की आवश्यकता नहीं है कि जेल जाकर कोई नाम करे, क्योंकि लेकिन ये भी बात सही थी कि संजय दत्त आतंकवादी थोड़े थे। आप याद रखो मीसा क्यों बनाया गया 1971 में, इंडिया पाकिस्तान वॉर। अब टाडा क्यों बनाया गया, क्योंकि 85 के बाद पंजाब में आतंकवादी गतिविधि आ गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दंगा हुआ उसके बाद पंजाब में आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। उसको रोकने के लिए क्या बना, आतंकवादी विध्वंसक निरोधी अधिनियम टाडा। और आप देखोगे हमारी संसद पे हमला हुआ 2001 में, दिसंबर 2001 के बाद, और उस समय बीजेपी सरकार थी, उसने बना दिया पोटा। कांग्रेस ने बनाया टाडा, बीजेपी ने बनाया पोटा, कांग्रेस ने बनाया मीसा, और सब सरकारों में जो कानून चलता रहा वो एनएसए, कोफेपोसा, और फिर कांग्रेस ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाया यूएपीए। तो सवाल ये है दोस्तों, आखिर में कानून बन रहा है, इसका मतलब उसकी कोई न कोई उपयोगिता है। तो सवाल कानून में है, इसको दुरुपयोग में है, विवाद का विषय बन जाता है। इसलिए हमारे संविधान की समस्या नहीं है। संविधान ने यह नहीं सोचा था कि राष्ट्र की सुरक्षा करते करते ये विपक्ष को ही दबा देंगे। अखंडता की रक्षा करते करते ये पार्टी की अखंडता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय अखंडता की बात कर रहा हूं। इसीलिए लाए तो गया था सबका सारे कानून, मिसयूज हो गए। आप कहोगे सर इसका इतना विरोध क्यों है, ये सब खतरनाक क्यों है? तो बच्चों खतरनाक इसलिए मैं आपको बता दूं खतरनाक क्यों है, क्योंकि अगर इन कानूनों में अगर किसी को पकड़ लिया जाए तो स्वाभाविक रूप में समस्या क्या आती है। टाडा में था किसी को पकड़ लिया जाए 6 महीने तक व्यक्ति को जमानत मिलेगी ही नहीं, फॉर 6 मंथ। कोटा में भी लगभग यही था, 6 महीने तक कोई जेल से बाहर आएगा ही नहीं। जबकि सामान्य मामले में क्या है, 24 घंटे। भाई सामान्य मामले में है 24 घंटे के भीतर आपको बताना पड़ेगा, सबूत दो क्या अपराध किया है। अब यहाँ किसी को पकड़ लिया 6 महीने तक। आप देखो, आप कहोगे सर अगर गड़बड़ा जाए तो मामला, तो मिसयूज के चांस होते हैं, हुए हैं। अरे दोस्तों ये बताओ, संजय दत्त तो हाई प्रोफाइल थे। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त बड़े फेमस एक्टर थे, नरगिस के हस्बैंड, और सुनील दत्त बाकायदा बड़े फेमस व्यक्ति थे। तो संजय दत्त जैसी हस्ती सब ना हो तो क्या होगा, आप सोच लो। तब तो संजय दत्त जैसे भाग्यशाली नहीं है। उसके पीछे कितनी आम जनता पिस गई है, कितने सामान्य लोग पिस गए होंगे। अब उनकी कौन बात करे, उनकी कोई बात नहीं कर पाया। इसलिए बच्चों कहा जाता है कानून है तो खतरनाक। दूसरी बात इतना ही नहीं है, इसमें आप देखोगे अनुच्छेद 20 भी लागू नहीं होता। भाई अनुच्छेद 22 आ गया तो 15 गया, 16 गया, 19 गया, सब तो गया, 20 भी गया। क्योंकि आपने देखा होगा अनुच्छेद 20 का मामला ये है, या 22 का पहला पार्ट ये कहता है कि भैया अगर किसी को पकड़ा जाएगा 24 घंटे पुलिस ले जाएगी जज के सामने। और अनुच्छेद 20 से कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं देता तब तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। और गवाही पुलिस दे देगी इसको, वो तो न्यायपालिका में महत्वहीन है। लेकिन इन सब कानूनों में पुलिस को विशेष शक्ति दी जाती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी के सामने दी गई गवाही को मान लिया जाता है। अगर वो पुलिस अधिकारी है, जैसे कि एसीपी रैंक का आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी के सबूत को भी मान लिया जाता है, सामान्य कानून में बिल्कुल नहीं माना जाता। यानी पुलिस अधिकारी ने भी कोई सबूत दे दिया, एविडेंस, पुलिस अधिकारी के सामने किसी व्यक्ति ने कोई बात कबूल कर ली, सबूत दे दिया, उसे भी सबूत माना जाएगा। इसलिए ये कानून बड़ा कठोर हो जाता है। पुलिस अधिकारी के सामने कुछ कहेंगे वो भी मान लिया जाएगा। इसलिए ये बात कही जाती है कि हमारे यहाँ
इन कानूनों का उल्लंघन होता, इन कानूनों का बड़ा मिसयूज हो सकता है। और इंदिरा गांधी ने तो क्या किया था, मीसा के अंतर्गत सारे विपक्षी दलों को जेल में ठूंस दिया था। मैं सांसदों विधायकों की बात कर रहा हूं। जरा सोच के देखिए, सांसद विधायक कहां थे, जेल में। आप फिर कहोगे अरे संविधान निर्माताओं ने कोई तो प्रावधान किया होगा। प्रावधान किया है, संविधान निर्माताओं ने इनको भी कुछ रियायत दी है, इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट में रखा गया। तो संविधान निर्माताओं ने एक तरफ तो संसद को शक्ति दे दी, वही कानून तो संसद ने बनाया है, ऐसा संविधान में तो नहीं लिखा गया है। लेकिन संविधान ने इशारा कर दिया कि निवारक नजरबंदी में बंदी बनाए गए लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर संविधान में ये क्लॉज न होता तो आज हमारे पास ये कानून न होते, क्योंकि आप जानते हो संविधान के खिलाफ कोई विधि बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब यहां तक बात हो गई। तो आप कहोगे सर कोई तो अधिकार दिया होगा, तो हाँ, अब हम देखेंगे कि निवारक नजरबंदी में बंद लोगों के पास अधिकार होते क्या है। भाई निवारक नजरबंदी में जो बंद हो गया उसके पास अधिकार क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उसके कुछ अधिकार दिए गए हैं। जरा हम आपको एग्जाम्पल बता दें। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि निवारक नजरबंदी का, यदि किसी व्यक्ति को आप रख रहे हो निवारक नजरबंदी में, उसके पास ऑप्शन क्या है कि भाई 3 महीने से ज्यादा आप उसे नहीं रखोगे, और अगर 3 महीने से ज्यादा उसको रखोगे एक एडवाइजरी बोर्ड रखना पड़ेगा, सलाहकारी बोर्ड रखना पड़ेगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाले व्यक्ति के रूप में उसका सलाहकारी बोर्ड का अध्यक्ष होगा। इसका मतलब है ऐसा नहीं कि आप मनमानी किसी व्यक्ति को रख सकते हैं। एक ऑप्शन आ गया कि भाई इसका मतलब है, एक ऑप्शन आ गया। और दूसरी बात आप याद रखो बच्चों, इसी के लिए एक और भी बात कह दी गई है कि व्यक्ति को नियोग करने वाले किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में तो प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को नाधारी को सूचना दी जाएगी, यानी थोड़ा बताया जाएगा, यानी व्यक्ति को क्यों नजरबंदी दिया गया है और उस आदेश के खिलाफ उसे अपना रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार होगा। ये बात खास है। इसका मतलब है, यहां बात लिख दी गई है, इसका सीधा मतलब है कि अनुच्छेद 22 के 4 से 22 के 5 खंड, 4 से 6 खंड तक हमारे यहां क्या बात की गई है, यानी निवारक अब क्या है कि निवारक नजरबंदी में रखे गए लोगों को संविधान क्या अधिकार दे रहा है, जरा देखिए। निवारक नजरबंद व्यक्तियों के अधिकार, राइट अवेलेबल फॉर द पीपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये कहां की बात है, क्लॉज 22 के 4 to 6 तक बात की गई है। तो इसका मतलब इसीलिए कहा गया है, अगर इसका मतलब है ऐसा नहीं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने केवल ये कह दिया कि संसद को भैया निवारक नजरबंदी कानून बना लिया। अरे मेरे दोस्तों, हमारे संविधान ने दोनों तरीका दिया है, नदी भी दी है और सेफ्टी जैकेट भी दिया है। तो ये ठीक है, नदी तो है, लेकिन तैरने के लिए एक सेफ्टी जैकेट आपको मिलेगा, यानी आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। मामला फंडामेंटल राइट का है, इसलिए हम आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। कैसे? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इन कानूनों में हिरासत में, जो कानून उन्होंने पहले बता दिया, कौन से कानून, इस कानून में आप जानते हैं संविधान में लिख दिया गया है, तो बात कानून में लिखना पड़ेगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा, यानी सामान्यतः 3 महीने तक हिरासत में रखने के लिए कुछ नहीं हो सकता। 3 महीने में हिरासत, 3 महीने तक हिरासत में रखने के खिलाफ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यानी 3 महीने में हिरासत में रखने के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा, किसी को 3 महीने से 24 घंटे वाली बात ही नहीं आ रही है, अगर किसी को 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखना है तो उसके लिए एक कमेटी बनेगी, एक सलाहकार परिषद होगी, एडवाइजरी बोर्ड होगा।
सलाहकार परिषद का जो चेयरपर्सन होगा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति होगा। जो सलाहकार बोर्ड का चेयरपर्सन होगा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति होगा। और इसे लिखो, जज को लिया गया बच्चों। नहीं, जज होगा जरूरी नहीं है, जज भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति जो एलिजिबल है वो भी हो सकता है। और सामान्यतः सिटिंग जज को ही उसमें रखा जाता है। जैसे यूपी में वरुण गांधी को एनएसए में हिरासत में लिया गया था, उसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना अर्जी दायर की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो सलाहकारी बोर्ड बना दिया था। वो लगभग 1 महीने के भीतर ही, यानी कहने को 3 महीने के बाद लिखा गया है, लेकिन कोई व्यक्ति 3 महीने पहले ही बोर्ड बन सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसलिए बनेगी भाई जिस सरकार किसी न्यायाधीश है तो विधि का जानकार है, ये अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है 3 महीने से ज्यादा किसी को बंदी बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के जज वाली कमेटी रहेगी तो इतनी आसानी से आप किसी को बंदी बना ही नहीं सकते। वो तो बाकायदा इस बात की जांच करती रहेगी कि भाई किसी को बिला वजह बंदी नहीं बनाया गया है। पहला डिफेंस आ गया, तो संविधान डिफेंस दे रहा है, इसका मतलब कोई लॉ बनाएंगे तभी तो डिफेंस मिलेगा। दूसरा डिफेंस कहाँ पे है कि जो भी निवारक नजरबंदी में रखा जाएगा उसके लिए क्या होगा, उसका सूचना दी जाएगी, आधार बताए जाएंगे, ग्राउंड बताया जाएगा और उसके निर्णय के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। व्यक्ति को अपने पक्ष रखने का अधिकार होगा या प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा। व्यक्ति को अपने पक्ष रखने का अधिकार होगा। अब याद देखिए, बात यहां थोड़ी मॉडरेट की गई है। आर्टिकल क्लॉज 1 ऑफ 22, क्लॉज 2 ऑफ 22 में कहा गया है कि देखिए, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ 22 में क्या कहा गया है कि व्यक्ति को मन पसंदीदा विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। यहां ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं है। यहां पे यह नहीं कि इवन इन 22 क्या लिखा गया है, पर्सन कैन चूज द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस। यहां ऐसी बात नहीं है। आपकी पसंद नहीं होगी फिर भी सरकार आपको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देगी कि आप अपनी अर्जी को लाइए, आपको अपनी अर्जी को लाने का अधिकार मिलेगा। पहली बात हो गई। और दूसरा, आपको अपनी अर्जी का अधिकार भी लाने को मिलेगा। और दूसरी बात बच्चों कि आपको सूचना बता दी जाएगी, भाई क्यों बताया गया। लेकिन मामला यहां पे है, संविधान हमारा बड़ा विरोधी बात, एक बार तो हमारे लोगों को अधिकार देता है, दूसरी बार ले लेता है। यहां पे संविधान में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आप जब अनुच्छेद 22 के खंड 6 और 7 दोनों में जाएंगे तो एक बात तो लिख दिया गया है, सूचना बताई जाएगी। फिर लिखा गया है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा खिलाफ हो, अगर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो तो सूचना बताना आवश्यक नहीं है। अब बड़ी विरोधाभासी बात है। अगर मामला राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है तो सूचना बताना आवश्यक नहीं है। अगर कोई मामला राष्ट्रीय हितों के खिलाफ आ जाए तब सूचना बताने की जरूरत नहीं है। और राष्ट्रीय हित कब है, राष्ट्रीय सुरक्षा कब है, पुलिस ही तय करेगी। इसका मतलब फिर वही बात है कि आपके सामने कह दिया टॉफी आपकी है, लेकिन टॉफी किसी और को दिखाइए, खा खुद लीजिए। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। और बच्चों इसके बाद ये भी है, इसके बाद जो आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में बात लिख दी गई है कि संसद कोई ऐसी विधि भी बना सकती है जिसमें वो निवारक नजरबंदी की मात्रा खुद तय करे। अब देखो कितनी अजीब सी बात है। एक बार तो आपने लिख दिया कि अगर 3 महीने से ज्यादा किसी को बंदी बनाओगे तो आपको सलाहकारी बोर्ड देखेगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई, 3 महीने से ज्यादा किसी को बंदी नहीं बना सकता। यही बात अगली बार में काट दी गई। इसलिए आपने देखा होगा पोटा में
टाडा में, अगर पोटा टाडा में किसी को 6 महीने तक बंदी बनाया गया, पोटा और टाडा में तो ये था कि कोई व्यक्ति जाएगा और 6 महीने तक जेल के भीतर रहेगा, तो बातें वाली बात तो कट जा रही है, क्योंकि क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 22 में इसी के साथ ये लिख दिया गया कि संसद पार्लियामेंट विल डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डिटेंशन। संसद के द्वारा तय होगा उसके डिटेंशन की मैक्सिमम लेंथ क्या है। फिर बात घूम गई, फिर ये बात घूम गई। इसलिए बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि बड़ा मामला कुल मिला के सरकार को ज्यादा शक्ति दी गई है। और बड़ी सिंपल सी बात है, अब इसी क्रिटिसाइज आप करोगे। क्रिटिज्म क्या है? पॉइंट नंबर 1 लोग कहते हैं भैया राज्य आतंकवाद है, और बहुत बड़ा शब्द है बच्चों, शब्दों पर खूब ध्यान देते हैं। हम कह रहे राज्य आतंकवाद है, स्टेट टेररिज्म है। तो हमने सोचा था भैया कि निदेशक तत्व आगे पढ़ेंगे, मोदी जी कल्याण कर रहे हैं, निदेशक में तो फायदा मिल रहा है, और यहां राज्य आतंकवाद फैला रहा है, राज्य हिंसा फैलाएगा, सुनने में अजीब सा लगता है। और सच बात है दोस्तों, ये तो पुलिस राज्य की बात करता, अगर क्रिटिसाइज करो, और कल भी हमने पिछली क्लास में बताया था पुलिस राज्य कहना कितनी गंभीर बात है। राज्य आतंकवाद है पहला, पुलिस राज्य है दूसरा, बड़ी गंभीर समस्या आती है। यानी सवाल है कि फिर यार फंडामेंटल राइट हमें दे के फुद्दू बना दिया। एक तरफ कह दिया 16 हो गया, एक तरफ कह दिया अरे जब हिरासत में लेंगे कौन सा एग्जाम देने जाओगे, आर्टिकल 16 तब मिलेगा जब एग्जाम देने जाओगे, या तो हिरासत में ले रही है। आर्टिकल 19 तब मेरा बोलोगे, अरे बाहर आओगे तब तो बोलोगे। अनुच्छेद 14 का समानता हो गया, अरे जेल में कौन समानता रहेगी यार। यही जीवन का अधिकार भी ऐसा जीवन का अधिकार है, भेड़ बकरी की तरह दरबे में दरबर। अरे मुर्गी को भी कोई जीवन का अधिकार होता है क्या बच्चों? दड़ में बंद कर दिया जाता है। ये आलोचना है, लेकिन आपको फिर याद दिला दे, तो आलोचना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको याद दिला दे बच्चों, फिर वही बात हो जाती है, आजादी और सुरक्षा। अगर देख, अब वही बात हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश के खिलाफ कितनी साजिशें चल रही हैं। चाइना है, पाकिस्तान है, बाहर की समस्या है, मणिपुर में अंदर की समस्या है, कश्मीर में अंदर की समस्या है, माओवाद अंदर की समस्या है। अन्यथा जरा सोच के देखो बच्चों, अगर लोकतांत्रिक देश में किसी कोई समस्या है तो उसको अपनी शांतिपूर्ण बात रखनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में किसी को लग रहा है कि भाई उसको समस्या है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो भाई शांतिपूर्ण तरीके से रख दो। अब उसके हिंसा करोगे, अब हिंसा करोगे तो राज्य को ही खत्म करने पर आमादा हो जाओगे, उसके खिलाफ तो राज्य आएगा। इसलिए बच्चों देखो, सच मानो, दवाई 2 प्रकार की होती है, एक तो होम्योपैथिक होती है जो हम खाते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। होम्योपैथी की दवा खाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि लेमन चूस जैसा चूसते रहिए, कोई समस्या नहीं है। कई बार सर्जरी करवानी पड़ती है दोस्तों, कई बार सर्जरी किया ही इसलिए जाता है पूरे शरीर को सुरक्षित रखा जाए, तो भारत पूरा शरीर है। अब भारत नामक शरीर में कहीं घाव हो जाएगा, चाहे मणिपुर में हो जाए, चाहे कश्मीर में हो जाए, हमें सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी करनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों ये प्रावधान हमने कर रखा है। जीवन में 2 चीजें होती है, एक अच्छाई एक बुराई, याद रखना, जीवन में 2 चीजें होती है, एक अच्छाई एक बुराई। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इतना कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आवश्यक बुराई होती है। कई बार परफेक्ट अच्छाई नहीं मिलती है बच्चों। हमने भी सोचा था एक ऐसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले, ऐसा समाज बनाएंगे। गांधी बाबा ने कहा था ऐसा देश बनेगा जहां रेल नहीं होगी, जहां सेना नहीं होगी, सब प्यार से रहेंगे। तो गांधी जैसा आदमी भी चाहिए। इसलिए बच्चों कई बार है, देखो दवा बुराई तो है, आवश्यक है, पुलिस बुराई है, आवश्यक है, इसे निवारक निर्बंधी बुराई है, आवश्यक है, क्योंकि निवारक का मतलब होता है केवल शक के आधार पे। निवारक का मतलब किसी ने कोई अपराध किया नहीं है, और अपराध का तो है ही नहीं है। आजकल कई बार ऐसा हुआ है, निवारक निर्बंधी का मामला अपराध के लिए प्रयोग किया गया है। बस फिर से ध्यान सुनने की है, निवारक निर्बंधी का मामला अपराध के लिए तो है ही नहीं है। किसी को अपराध की हिरासत में करना तो तरीका है। निवारक निर्बंधी का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है,
राष्ट्र की अखंडता के लिए है। इस अपराध के खिलाफ इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता। यदि कई बार हो जाता है तो दुर्भाग्य की बात है। हम इसका प्रयोग किसी अपराधी के लिए नहीं करना चाहते। इसका मतलब है जिसके खिलाफ आशंका है, क्यों, राष्ट्रीय एकता अखंडता बना देने की, तोड़ देने की। फिर आप सवाल पूछोगे, सर ये बताओ, ये जो कानून होता है वो संसद बनाएगी या विधानसभा बना लेगी? तो आपको बता दो बच्चों, संघवाद हमें पढ़ना भी है, ये कानून संसद विधानसभा दोनों बना सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा है। हमारे शक्तियों का बंटवारा है, इसे छत्तीसगढ़ ने बना रखा है, इसलिए महाराष्ट्र ने बना रखा है। राज्य की भी सरकारें बना सकती हैं, और मैं केवल संसद के कारणों की बात फिलहाल कर रहा हूं। हाँ, अब इसका मिसयूज तो होता है दोस्तों। इस देखो, अब सवाल है, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका मिसयूज नहीं है। जिसका यूज है उसका मिसयूज तो है। मोबाइल यूज भी है, मिसयूज भी है, लेकिन किसी चीज़ को हम रखते क्यों है? यूज जाता है। अगर मिसयूज ज़्यादा हो जाएगा तो हटा देंगे हम। भाई बंदूक रखते हैं तो मिसयूज के चांस तो रहते ही हैं। दवाई है तो साइड इफेक्ट होता ही है, इसके बावजूद रखते तो है। यही अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 की बात केवल इतनी है। अब बच्चों दो छोटी बात आपको बता दें, शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 22 का मामला केवल इतना है। अब आगे हम बढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार बड़ा सिंपल सा है बच्चों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है, पहला जो अनुच्छेद 23 में है, इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि पहला, बेगार, बेगार, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग, यानी व्यापार है, और बेगार है, मानव दुर्व्यापार है, और बलात् श्रम। ये 3 प्रकार के शोषण की कल्पना की गई है 23 में। फोर्स लेबर, ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग, और बेगार। और 24 में क्या किया गया है? देखिए, शोषण में दोनों बातें आती हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खान में या कारखानों में, खतरनाक उद्यम, हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, खतरनाक उद्यम, और खानों में, माइंस में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है, जो हमारे यहाँ शोषण की बात है, दो पक्ष है। इस शोषण की कल्पना कौन सी है? बेगार। यानी हमारा संविधान 2 प्रकार के शोषण रोकता है। तो एक खास बात है। अच्छा, हमारे यहाँ इस मामले में अब इसी बात पे थोड़ा विवाद हो जाता है। ये शोषण का मतलब क्या है बच्चों? व्यक्ति का जीवन गरिमा में जीवन है। गरिमा में जीवन का मतलब है कि मैं अपनी क्षमता का प्रयोग अपने लिए करूंगा। अब सवाल है कि लेकिन शोषण का मतलब है मेरी क्षमता का प्रयोग किसी दूसरे के भलाई के लिए हो। ये शोषण है। शोषण का मतलब है कि दासता शोषण है, मानव में गैर बराबरी शोषण है। लेकिन
क्योंकि आप जानते हो हमारा संविधान जब बन रहा था तो हमारे साम्यवादी भाई कह रहे, अरे गुरु तुम लोग खूब मामले भटका रहे हो। हाँ, मेरे से पूछा गया, अरे भाई क्यों नाराज होते हो, तुम प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? उनका यार तुम लोग शोषण की मेन बात तो करते नहीं। तो मार्क्सवादियों से पूछा गया, अरे भाई शोषण का मतलब क्या होता है? कह रहे यार पूंजीवाद हटाओ, सामंतवाद हटाओ। अरे शोषण का सबसे बड़ा रूप है आर्थिक, बिला वजह भटका रहे हो हमको। कारखाने, खान, उद्योग, फिर कहोगे कि मानव दुर्व्यापार, बलाश्रम। अरे बड़ी बड़ी बातें मत करो, सीधा सीधा जो पूंजीपति है संपत्ति छीन लो उनसे, सबको बांट दो। और जो लोग स्वाभाविक रूप में जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास जमीन है, अरे छीन के सबको बांट दो, अपने आप शोषण खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा शोषण क्या है? पूंजीवाद। सबसे बड़ा शोषण क्या है? सामंतवाद। अरे सामंतवाद पूंजीवाद को हटा नहीं रहे हो और घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हो। लेकिन बच्चों आप जानते हो हमारे संविधान में आर्थिक समानता के बाद निदेशक तत्व में की गई है, भाग 4 में। ऐसा नहीं है, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, भाग 4 में हमारे यहाँ समानता को खत्म करने की बात की गई, आर्थिक समानता को खत्म करने की बात की गई है। और आजकल तो उस पर उच्चतम न्यायालय मारामारी मची हुई है, क्योंकि वहां पे आर्टिकल 30 यानी बीसी की बात की गई है। आर्टिकल 30 यानी क्लॉज बी एंड सी की बात वहीं तो है। इसीलिए इसलिए बच्चों देखो, ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में वो बीच बीच का रास्ता लिया गया है। अरे ऐसा भी होगा कि अगर समाज में कोई अचानक रेडिकल चेंज करोगे, उसका रिएक्शन बड़ा तगड़ा आता है। सोवियत संघ में वो मामला फेल हुआ, चाइना ने रास्ता बीच में बदल लिया। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने कहा, भाई देखो आर्थिक विषमता खत्म करेंगे भाग 4 से, और आर्थिक विषमता खत्म करने के लिए हमने भूमि सुधार कार्यक्रम अपना रखा था, जमींदारी उन्मूलन किया, ये सब तो उसी के लिए थी। लेकिन मार्क्सवादी भाई अपना बोलते रहते थे, इसलिए हमने कहा भाई शोषण नहीं होगा। क्यों? बेगार, बेगार का मतलब है काम कराकर किसी को भगा देना। तो अब देखो, आप गम बेगारी करा लिया यार। बेगारी कराने का मतलब है कि हमारी क्षमता, हमारी खून पसीना किसी और ने यूज कर लिया। अब श्रम तो मिलना चाहिए, और माना भी जाता है मैं काम करता हूं तो अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा दे रहा हूं। उसके बाद क्या? मानव दुर्व्यापार, बच्चों का अवैध लेन देन, महिलाओं का। यानी हमारे संविधान निर्माता वेश्यावृत्ति के बजाय कुछ अच्छा शब्द ढूंढना चाहते थे, उनका मानव दुर्व्यापार। अभी आप देखो किडनी के दुर्व्यापार का रैकेट पकड़ा गया, ये मानव दुर्व्यापार है। मानवीय अंगों का व्यापार, मानवीय अंगों का व्यापार ये मानव व्यापार है। मानवीय शारीरिक अंगों का व्यापार, महिलाओं का बच्चों का व्यापार, इसको भी रोका गया। और क्योंकि दोस्तों मानव का तो हमेशा दुर्व्यापार होता है, मानव बिकने वाली चीज नहीं है, ये तो गरिमा में मानव है। अरे मानव के लिए कोई प्राइसिंग नहीं होती, जिसका बिकेगा वो इसका कोई प्राइस होगी, और मानव कोई प्राइस नहीं है। और तीसरी बात लिखा गया, जबरदस्ती श्रम कराना। दोस्तों श्रम के देखिए मानव विवेक क्या है? देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति आलसी नहीं होता, मानव स्वभाव क्या है? कोई आलसी नहीं होता। हकीकत की बात है, उसे अपनी पसंद काम नहीं मिलता। इसीलिए जब व्यक्ति को अपनी पसंद वाला काम मिलता है तो करता है। अब किसी से जबरदस्ती काम करा लेना, ये उसके गरिमा के खिलाफ है, अधिकारों के खिलाफ है, ये शोषण माना जाएगा। इसलिए इस मामले में देखो, शहरों में आधे आधे आदमी आके फ्री हो जाते हैं। शहरों में आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, कई बार गांव में ऐसा होता है। इसका मतलब गांव में शोषण विषमता की चीज ज्यादा दिखती है। बस शहरों में कोई आदमी गरीब हो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी का मालिक है। रिक्शे वाला भी वहीं जाएगा जहां उसका मन होगा। जब उसका खाने पीने का समय हो गया तो आप उससे पूछ लो, कुछ कहीं नहीं खिसकेगा वो। तो हमने सोचा था ये शोषण खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद हमने कहा भाई बच्चों का, यानी कुल मिलाकर अनुच्छेद 23-24 में ऐसा दिखता है कि महिलाओं बच्चों की चिंता ज्यादा है, क्योंकि मानव दुर्व्यापार में विमेंस के मामला है। इधर इधर स्पेशली बच्चों की बात की गई, लेकिन सही मायने में ये बेगार, बालाश्रम, इसमें तो सभी की बात आ जाएगी। फिर भी मानव दुर्व्यापार में महिलाओं बच्चों की बात आती है, ज्यादा दुर्व्यापार उन्हीं का होता है, इधर बच्चों की बात आ जाती है।
और सच मानो, जीवन के अधिकार में शोषण तो होना ही नहीं चाहिए। अरे गरिमा में कैसे जीवन जिएंगे बच्चे जब शोषण नहीं होगा? गरिमा में जीवन जीने के लिए शोषण को हटाना पड़ेगा। लेकिन आप देखते हो बच्चों, शोषण की बात तो यही कर दी, कारखाने में इन्हें खतरनाक उद्यम। तब इसमें थोड़ा विवाद आया, क्योंकि सवाल यह है क्या यही शोषण है? तो आप जानते हो उच्चतम न्यायालय ने धीरे धीरे शोषण को बढ़ा दिया। उच्चतम न्यायालय ने एशियाड वर्कर्स केस में कहा कि निर्धारित दर से कम मजदूरी देना यह भी शोषण है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को धीरे धीरे बढ़ा दिया। एशियाड वर्कर्स वाद में कहा कि न्यूनतम दर से कम मजदूरी भी शोषण है। विशाखा केस में कह दिया कि यौन शोषण भी शोषण का रूप है। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी तो शोषण है। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने एक्सप्लॉयटेशन के मायने बढ़ा दिए, यानी कम मजदूरी देना यह भी शोषण है, यौन शोषण ये भी एक शोषण है। ये सब शोषण ही तो है। तो इसलिए कहा भी जाता है शोषण के तुम्हारे पास मल्टीपल तरीके हैं। दूसरी बात, अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो आप कहोगे सर ये बताओ, इसका मतलब 14, भाई बच्चों बड़े को बीच में 14 से 18 साल होता है। एडल्ट है 18 साल, बच्चा है 14 साल, और कहा गया 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। इसका मतलब है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 3 के अलावा बाकी चाय की दुकान पर रखा जा सकता है, क्योंकि संविधान में थोड़ी उलझन है। इनको यहाँ पे अगर हेजार्डिस इंडस्ट्रीज, खान, माइंस है, इनके अलावा बाकी जगह तो रखा जा सकता है। तो लोगों ने कहा अरे नहीं भाई, बाकी जगह नहीं रखा जाएगा, इसके लिए हमारे यहाँ बाकायदा पार्लियामेंट्री एक्ट में चेंज किया गया और कहा गया आज की डेट में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, भाई एक बच्चों को दोस्तों स्कूल में होना चाहिए। इसी आर्टिकल 21A को पढ़िए, 21A को यहाँ के साथ जोड़ दीजिए। इसलिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, और जिस समाज में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम करेंगे उस समाज का भविष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ही देश का भविष्य है। और ऐसी उम्र में काम बच्चे को नहीं करना चाहिए जब उसका शरीर उसके लिए योग्य नहीं है। पहली बात। दूसरा, आप देखोगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, पहला मामला हो गया। और दूसरा, अब 14 से, इसका मतलब 14 से 18 वाले बच्चों को कहीं भी रखा जा सकता है। तो फिर इसके लिए एक कानून बनाया गया कि 14 से 18 बच्चों को जो एडोलसेंस, किशोरावस्था आएगी, उनको इन 3 के अलावा बाकी में रखा जा सकता है। क्योंकि भैया अलग में पढ़िए आप, 14 वर्ष से कम की उम्र के लोगों को यहाँ नहीं रखा जाता है, इसका मतलब 14 वर्ष से 18 को यहाँ रखा जा सकता है? अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में अमेंडमेंट कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। इसका मतलब है उसमें कहा गया है कि बच्चे बस एक जगह काम कर सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं नहीं काम करेंगे, घरेलू कार्य के अलावा। ऑन कर देना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं नहीं काम करेंगे घरेलू काम के अलावा, और 14 से 18 के लोग 3 के अलावा बाकी जगह काम कर सकेंगे। यही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये हमारा संविधान, इसलिए यहां तक बात पढ़ने से पूरा जीवन का अधिकार पूरा हो जाता है। तो शोषण के अधिकार का विस्तार क्या है? जीवन का अधिकार। तो बच्चों यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहां पर ये बात खत्म हो गई। आज के लिए इतना ही। अब सवाल आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अब सवाल आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। किसी ने कहा सर विद्यालय और क्या लिखा है? विधायिका व्यवस्थापिका में, अरे बच्चों विधायिका व्यवस्थापिका एक ही है, ये याद रखो। एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक है लेजिस्लेचर। विधानमंडल और विधायिका में अंतर है। विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा दोनों है, और विधान परिषद में विधानसभा में केवल विधानसभा है। तो हिंदी के चक्कर में इतना उलझो मत।
थैंक यू। अच्छा, किसी बच्चे का वोट देने जाना है, बिल्कुल एकदम वोट दो मेरे बच्चों। किसी बच्चे का अगर खुद का काम हो, अरे मेरे बच्चों ये सब खुद का काम हो तब भी बच्चों को काम पे नहीं लगाने की आवश्यकता है। किसी बच्चे का मुझे समझ तो मैं क्लास की ऑप्शन, अरे मेरे बच्चों अब सब ऑप्शन का भी शुरू हो जाएगा। अब पहले अच्छा अभी लेबर लॉ पढ़े थे बच्चों का, लेबर लॉ पढ़ाओ। अरे मेरे बच्चों लेबर लॉ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पॉलिटी हमने पढ़ लिया है। वो सोशल इशू में लेबर लॉ पढ़ना आप लोग। सर मैंने 3 महीने तक हिरासत में रहने के 6G को प्रधान है, उसमें क्या क्या व्यक्ति जो जानकारी देने जरूरी है क्या उसे हिरासत में, अरे मेरे बच्चा तो हिंदी में लिखो यार, पता नहीं क्या लिखा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है इसे उस लैंग्वेज में। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में कमेंट करें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो पढ़ने में बड़ा मुश्किल होती है मेरे बच्चों। हाँ हाँ मेरे बच्चों, अरे ऑफलाइन क्लास से जल्दी हो जाएगी, तो कुछ दिन की समस्या है जिसके लिए हमने कर रहा है, हमने किया हुआ है। हाँ किसी बच्चे ने पूछा, हाँ मेरे बच्चों याद रखना अनुच्छेद 23 का एक्सेप्शन भी है। अनुच्छेद 23 के खंड 2 में लिखा गया है, अगर कोई सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई सेवा आयोजित की जाती है उसे बाध्यकारी सेवा नहीं कहा जाएगा। आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 भी है, क्योंकि हमने यहाँ शोषण की बात की है। देखो बालाश्रम में एक एक्सेप्शन है, बालाश्रम का अपवाद क्या है, अगर कोई अनिवार्य सेवा लागू की जाती है, अनिवार्य सेवा जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, मान लो इंडिया चाइना वॉर हो गया, इंडिया चाइना वॉर हो गया और उस वॉर के दौरान अब सवाल है कि इंडिया चाइना वॉर हो गया, उस वार के दौरान मान लो हमें युवाओं की आवश्यकता पड़ी, उस समय हम सार्वजनिक सेवा आरोपित कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा नहीं हमारा लड़ने का मन नहीं कर रहा है, बाध्यकारी सेवा है, वो उसके एक्सेप्शन भी है। इसे बच्चे का नोट्स क्यों नहीं लिखवाया, अरे मैं बच्चों ऑफलाइन में आऊंगा नोट्स लिखवा दूंगा, ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता कैसे मैं लिखवाऊं, बड़ा अजीब सा लगता है ऑनलाइन में। तो और आज में तो इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं थे, आगे तब आएंगे जो आपको आप लिखवा देंगे। हाँ हाँ बच्चों ऑफलाइन क्लास से आती क्लास ली जाएगी, ये तो कुछ वहाँ ऑफलाइन में थोड़ा सरकारी समस्या आ गई है इसलिए। किसी बच्चे में क्लॉज क्या होता है, अरे मेरे बच्चों जैसे मेरे शरीर का एक छोटा संघ है वैसे क्लॉज होता है। आपातकाल ऐसा जिसमें सीधा सीधा 3 बाद, अरे नहीं बच्चों देखो आपातकाल में, देखो वही बात होती है कि आपातकाल में ऐसा नहीं जबरदस्ती किसी को भर्ती कर लिया जाएगा, उसमें भी स्वाभाविक रूप में सबके साथ अपनी अलग शर्तें होती है, उसमें भी किसी बच्चे के सर ओके थैंक्स। आज किसी का सब क्लॉज क्या, अरे मेरे बच्चों क्लास का सब क्लॉज, जैसे हमने कहा कि आर्टिकल 8 का क्लॉज 4 सब क्लॉज 7, एक क्लॉज का दूसरा सब क्लॉज कहलाता है। क्या संसद विधियां लागू करेगी इसके खिलाफ 14 वर्ष की एक कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स की पढ़ाई के खिलाफ है। अब देखो दोस्तों हमारे यहाँ कह दिया गया है, अब देखो हर व्यक्ति को दंड तो नहीं दिया सकता, जिस व्यक्ति को 3 महीने की हिरासत में लिया गया हो आर्टिकल 4(6) के दौरान उस व्यक्ति का हिरासत में लिया गया हो, किसी कारण बताना जरूरी है। हाँ देखो बच्चों जब भी किसी को हिरासत में लिया जाता है कारण बताया ही जाता है, लेकिन कारण बताने से मना भी कर सकते हैं, कुल मिला के सरकार के पास आ जाती है मामला। इसीलिए अरे मेरे फिर बताए, मेरी किताब का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था ओरियन ब्लैक स्वान से है, ये मैंने बता जिसको देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है, बेसिक बातें हैं बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएंगी। किसी बच्चे ने कहा था आपातकाल का दुरुपयोग किया था, अरे चिंता मत करो वो सब बता देंगे, दुरुपयोग की चिंता मत करो, बस पढ़ते जाओ तुम लोग।
बालाश्रम के नीचे क्या है? फोर्स लेबर, फोर्स लेबर। देखो मेरे बच्चों, जो जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक, मैंने कहा देखो देखो दोनों किताब देख लो और आप देख लेना आपको कौन सी किताब ज़्यादा समझ में आती है, और बच्चों से पूछ लो जो आपके दोस्त हैं किस किताब को पढ़ के ज़्यादा समझ में आती है, तब आप तय करो। मेरे कहने पर कोई बुक मत लो, और एक बार आप मेरी किताब पढ़ोगे दूसरी किताब पढ़ोगे नहीं फिर। अब वो बिल्कुल अप्रोच के हिसाब से लिखी गई, किसी एग्जाम के अप्रोच के हिसाब से समझ जाओगे, विचार बनेगा, नहीं पता चला कि रटते रह जाओगे इसमें। टेस्ट वगैरह सब ले लिया जाएगा बच्चों, तो ठीक है। सर आप पीसेज ये भी पढ़ाते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बच्चों, अपेक्षा में पीसेज ये नहीं पढ़ाता बच्चों, बस केवल इधर ही पढ़ाता हूँ। अच्छा नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। अब देखो अभिषेक ने पूछा आज लिखवाया क्यों नहीं यार? अब देखो ऑनलाइन क्लास में लिखवाना बड़ा अजीब सा लगता है, पता ही नहीं चल पाता कौन अब सामने बैठा हो तब तो क्लास में हो जाता है। यौन शोषण किस विवाद में है? विशाखा विवाद में है बच्चों, विशाखा विवाद में है।